हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को मिलाने जा रहा हूं आकाशदीप सिंह, जो ऑनलाइन एग्रीकल्चर के होनार स्टूडेंट्स रहे हैं। होनार कैसे रहे हैं, इनके जीवन में कुछ उतराव चढ़ाव रहे और उसके बावजूद उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स के साथ IBPS AFO क्लियर किया है। सबसे पहले तो अपने इनका रिजल्ट ही जान लेते हैं, वो भी इनकी जबानी। सर, सबसे पहले वेरी गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस प्लेटफॉर्म में बुलाने के लिए थैंक सर। यू। सर साथियों की मेरा PNB बैंक में एज एन एग्रीकल्चर ऑफिसर मैं आज सेलेक्ट हुआ हूँ एज एन एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। मेरा फाइनल स्कोर जो है 65.87 मार्क्स है एंड ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था और काफ़ी बढ़िया स्कोर रहा है। OBC में टॉपर कितने का रहा है? सर OBC में टॉपर मैक्सिमम मार्क्स है उसके 65.47। 65.47 और आपके हैं 65.87, लेकिन ये UR से फाइट किए हैं। यस सर। ठीक है। जी और इनका जो रिजल्ट है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। अब ये जो यहाँ पे एक इनका इंट्रोडक्शन का जो सेशन आप लोगों के साथ करवा रहे हैं, उसका हमारा उद्देश्य ये है कि आप लोग भी AFO की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने AFO की प्रिपरेशन के लिए प्लान कैसे तैयार करेंगे। ऐसा प्लान कि जो आपके एग्जाम को क्रैक करवाने वाला हो। भाई हम तो प्लान बताते ही रहते हैं आप लोगों को, लेकिन एक स्टूडेंट जो बिल्कुल जीरो से तैयारी स्टार्ट करता है और फाइनली एक अच्छे मार्क्स के साथ एग्जाम क्रैक करता है, तो उसके लिए क्या प्लान रहता है, प्लस उस दौरान कई डिस्ट्रैक्शंस भी आ जाते हैं, तो उनको कैसे हैंडल किया जाता है। तो इसलिए आकाशदीप सिंह है वो आपके सामने हैं। चलो इनसे अपने बात करते हैं इन पॉइंट पे। आकाशदीप, अगर स्टूडेंट AFO की प्रिपरेशन के बारे में सोचते हैं तो अब उनके पास एक प्री का भी है, और ये मान के चलिए प्री में तो ऐसा भी है कि मैथ रीजनिंग अपने एग्रीकल्चर वालों ने कभी नहीं पढ़ी, जी और इंग्लिश हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा चैलेंज रहता है। जी सर। चैलेंज होता नहीं है लेकिन बना लेते हैं वो, पहले दिन से ही एक डिसाइड कर लेते हैं भी हमारा सब्जेक्ट ये कमजोर है। जैसे 10वीं में बोलते हैं कि मैथ कमजोर है, कोई बोलता है इंग्लिश कमजोर है, वैसे ही जब वो 11वीं 12वीं में चले जाते हैं कोई केमिस्ट्री कमजोर बना लेते हैं। भी हमें तो आदत लगी एक सब्जेक्ट को कमजोर करके चलना है। अब जो कमजोर वाले सब्जेक्ट में घुसते हैं तो पहले से ही वो उसे मान के चलते हैं भी ये सब्जेक्ट हमारे बस का नहीं है, और वो वास्तव में वो फिर उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो उन बच्चों के लिए क्या है कि जो इंग्लिश है वो बड़ी आसानी से क्वालिफाई कर जाए, क्योंकि मैंने देखा था कि प्री को आपने बहुत ज्यादा सीरियस, मतलब एज ए स्ट्रेस सीरियस नहीं लिया था, जी बड़ा हंस खेल के आपने प्री दिया है और बहुत अच्छे से क्वालिफाई भी किया है। जी तो सबसे पहले प्री के बारे में बच्चों को बताइए। सर, वैसे प्रीलिम्स में हम देखते हैं कि हमारे बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट्स। कहने को तो यह 10th बेस पे होता है कि 10th से पहले पहले वाला सिलेबस होता है, बट एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट आपको एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट PO लेवल तक ही इसको समझ के चलना चाहिए। बिल्कुल। सर, PO मीन्स मैनेजर, SO मीन्स असिस्टेंट मैनेजर, स्केल 1 हमारी जो पोस्ट होगी। तो एज अ मैनेजर पोस्ट पे ही जा रहे हैं, मैनेजरल एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं, तो आप ये तो नहीं मान के चल सकते कि सिंपली आप 10th तक का पढ़ के और एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो तैयारी तो कुछ ना कुछ तो करनी पड़ती है। तो जिस हिसाब से कंपटीशन आज के टाइम में चल रहा है, बैंक्स जो है पोस्ट बहुत कम देने लग रहे हैं, उस हिसाब से आपको लेवल अपना काफ़ी अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसे क्वांट्स रीजनिंग है, पहले क्या होता था कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स लेके बच्चे सेलेक्ट हो जाते थे, लेकिन इस बार हमने देखा कि सेक्शनल कट ऑफ तो 213 ही थी इंग्लिश रीजनिंग क्वांट्स की, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ 51 थी। तो उसमें फाइट करने के लिए आपको एक अच्छी लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। मेरे प्रीलिम्स में 61 स्कोर था और सेक्शनली इंग्लिश में मेरे 14.3 है, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ। तो मेरे को कुछ खास इतना लगा नहीं इंग्लिश मीडियम से कि दिक्कत लगती है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले अगर सोचें कि उनको डर लगता है, डरने वाली कोई बात नहीं है, बहुत इजी होता है। आप 10th लेवल तक तो सभी ने ही इंग्लिश पढ़ी है, कोई ऐसी बात नहीं है कि शुरू से ही बच्चा हिंदी पढ़ रहा है तो हिंदी ही पढ़ता आ रहा है। इंग्लिश सभी ने ही पढ़ी है जीवन में, बस वो आपको थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा आपको, कि अगर आपको लगता है वो आपकी वीकनेस है तो उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करिए। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट इन तीनों सब्जेक्ट को कितने टाइम में, एक सफिशिएंट टाइम देखें भी डेली वो 5-6 घंटे दे रहा है इनको, तो कितने टाइम में वो इनको एक अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है? सर, इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में जैसे हमारा बेसिक फाउंडेशन होता है, तो फाउंडेशन तो पहले हमें स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, तो जिसके लिए आप एक बार अच्छा टाइम भी दे दें 2 से 3 महीने का, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी, आपको जितने भी टॉपिक्स हैं आपके क्लियर हो गए, आपको इंग्लिश रीजनिंग क्वांट्स के, उसके बाद आप मॉक टेस्ट पे जाइए। जितने मॉक टेस्ट दे सकते हैं एग्ज़ाम तक। मान लीजिए आपके एग्ज़ाम को भी 5 मंथ्स हैं, तो आप
टारगेट लेके चलिए कि एक मंथ में कम से कम भी एटलीस्ट 15 मॉक टेस्ट लेके चलो कि 2 दिन में एक बार एक मॉक टेस्ट तो दूंगा, और अच्छे लेवल का मॉक टेस्ट। 15 मॉक टेस्ट आप करो एटलीस्ट। जी जी जी। बिल्कुल ठीक है। और 15-75 मॉक टेस्ट हो गए, बहुत हो जाते हैं ये मॉक टेस्ट। इतने में स्पीड भी आ जाएगी। स्पीड, एक्यूरेसी, सब कुछ A to Z स्ट्रेंथ हो जाती है। अब अपने मेंस की बात करें, जी सर। वैसे तो ग्रेजुएशन के दौरान जो बच्चे थोड़े सीरियस होते हैं उनके लिए थोड़ा सा कम मुश्किल होता है, जी लेकिन ग्रेजुएशन के दौरान कौन कितना सीरियस होता है ये सब लोग जानते हैं। जी। तो मेंस के लिए क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, क्या आपने स्ट्रेटेजी रखी और क्या बच्चों को रखनी चाहिए? सर मेंस वैसे तो 60 मार्क्स का रहता है। अब कहने को तो ये 60 मार्क्स है, लेकिन उस इंसान को ही पता है जो एग्ज़ाम दे के आता है वो 60 मार्क्स कैसे लेने हैं मैंने। क्योंकि है तो वैसे एग्रीकल्चर एक PSU है, प्रायोरिटी सेक्टर है, लेकिन जो बैंक है वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बैठे अपने कॉलेज के। वो एक रेनोन पर्सन्स होते हैं जो काफ़ी रिसर्च करके काफ़ी अच्छी डेप्थ में से क्वेश्चंस लेके आते हैं। कि एक इजी से क्वेश्चन को भी कैसे डिफिकल्ट बनाना है, ये उनकी कला है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल इस बार आया था जो लोमी सोइल का, तो उसके 5 ऑप्शन इतने कंफ्यूजिंग थे कि मैं ही नहीं सोच पाया उसके बारे में। तो मेंस के बारे में आपको पूरा प्रॉपर इन डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। आपको ये कि आप सोचे कि ग्रेजुएशन लेवल तक जो मैंने पढ़ा है उससे काम नहीं होगा, आपको गाइडेंस चाहिए, और गाइडेंस के लिए हमारा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन एग्रीकल्चर द बेस्ट है, कंटेंट में भी, और टीचर्स जिस हिसाब से आपसे इंटरेक्शन में रखेंगे, ज़बरदस्त चीज़ है जी। वो आपको हर एक टॉपिक्स जो है वो पूरे वेल एंड ब्रीफ में, वेल एंड शॉर्ट में, और जो जो इम्पोर्टेंट है वही टारगेट लेके कराया जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। अभी मेंस की तो अपने जैसे बात हुई, लेकिन एक बच्चा ये सोचे कि चलो मैं खुद को जीरो मान लेता हूँ, भी मेरी तैयारी जीरो है, जी तो मेंस कितने टाइम में कवर कर सकता है? आपको क्या लगता है एज ए स्टूडेंट? भी मेरा मानना है 5-6 महीने में वो सारा कवर कर सकता है, लेकिन इससे कम देता है तो शायद कम टाइम हो जाएगा, जी क्योंकि प्री भी साथ में लेके चलना है और मेंस भी भी लेके साथ में। चलना है। 6-7 महीने तो आपको चाहिए, जी लेकिन आपको क्या लगता है भी ये कम ज्यादा होने चाहिए? सर, खुद को पहले जीरो मान लेना तो पहले ही हार मानने वाली बात होगी। जीरो का मतलब ये हुआ भी नॉलेज नहीं है लेकिन एग्जाम क्रैक करना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो स्टार्टिंग में क्या है कि हर किसी की सोच होती, मेरी भी होती, मेरी भी थी। मैंने भी जब स्टार्टिंग की प्रिपरेशन, ये तो नहीं कि मैं स्टार्टिंग से ही जीनियस था, मैंने भी काम किया है हर एक सेक्टर पे। तो ये तो आपको टाइम मैनेज करना है। दिन में अगर आपके पास 10 आवर्स, मैक्सिमम 10 आवर्स आप दीजिए, जिसमें आप 4 to 5 आवर्स अपने प्रीलिम्स को दीजिए, जिसमें मॉक टेस्ट हो गए और सेक्शनल, उनकी हर एक चीज़ को समझ के। और मेंस के लिए आप प्रॉपर टारगेट भी लेके चलें तो 6 to 8 मंथ्स 6 to 8 मंथ जी मैक्सिमम, दोनों बढ़िया तरीके से कर बहुत सकते बढ़िया हैं। तरीके से हो सकते हैं सर, अगर आप डेली 10 आवर्स की प्रोडक्टिव स्टडी कर रहे हैं तो। अब अपने बात करें, जैसे अभी मेरा भी यही मानना था कि 6-7 महीने लगभग आप प्रोडक्टिव स्टडी करें। देखो दिन में 10 घंटे पढ़ते हैं तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, 14 घंटे आपके पास है, 7 घंटे 6 घंटे सो रहे हो आप, उसके बावजूद भी आपके पास क्या है, 7 घंटे तो बच गए। जी जी उन 7 घंटे में खाना पीना, नहाना धोना, वर्कआउट करना या दोस्तों से बात करनी। वैसे तो देखो जिस समय आप तैयारी कर रहे हो तो आपका सर्किल जितना छोटा होगा उतना ही फायदा है, जी क्योंकि अपने को कोई राजनीति का चुनाव तो लड़ना नहीं है सर्किल बड़ा करें। क्योंकि जितना बड़ा सर्किल होगा जाहिर सी बात है, ऐसा होता है कि 10 लोग बैठे हैं, अब किसी को किसी की नहीं पड़ी होती, भी किसी का टाइम वेस्ट हो रहा है, किसी का क्या हो रहा है, आपको खुद की सोचनी पड़ती है। जी सर। भी आप ही ऐसे पर्सन हो जो आपके लिए सबसे ज्यादा हित सोच सकते हो। जी सर। मुझे नहीं लगता कि दूसरा आपसे ज्यादा आपके बारे में हित सोचता हो। जी सर। तो फिर भी आपके पास 14 घंटे हैं सोने के लिए, अदर एक्टिविटी करने के लिए, पढ़ने के लिए 10 घंटे आराम से आप पढ़ सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं। और ये टाइम अगर आप 6-7 घंटे दे देते हो तो फिर मेरे हिसाब से तो कोई भी एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर बिल्कुल सकते हो। बिल्कुल सर। अब अपने इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में क्या लगता है काशदीप, मतलब कहाँ से अपने को इंटरव्यू में जाने से पहले एडवांटेज मिल जाएगा? जैसे मेंस का इंटरव्यू में क्या रोल रहता है? मैंने जनरली देखा है कि जिन बच्चों के मार्क्स इंटरव्यू मेंस में कम होते हैं तो उन्हें ज्यादा इंटरव्यू मार्क्स चाहिए, लेकिन उनको फिर कम मिलते हैं। जी 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 तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस तो कारण नहीं बन गया? जी सर। और जिसके पहले से ये है कि मेरा तो सिलेक्शन है, बस मैं इंटरव्यू दे आऊं तो भी, जी सर। तो उसको कॉन्फिडेंस आ गया, जी भाई मेरे तो बहुत अच्छे हैं। तो यार मेंस की क्या कहानी है और इंटरव्यू में मतलब किस एंगल से बच्चे को प्रिपरेशन है वो रखनी चाहिए? सर, जब IBPS की नोटिफिकेशन आती है तो उसमें स्पष्ट लिखा होता है कि 100% में से 80-20 का वेटेज है, 80 मेंस 20 इंटरव्यू। बिल्कुल। तो अगर 80 अगर मेंस मैटर कर रहा है तो आप खुद ही सोचिए कि मेंस का महत्व इंटरव्यू तक जाएगा। अब मेंस में ये नहीं है कि मेंस में तो फुल डेप्थ में आपने स्टडी कर ली,
लेकिन इंटरव्यू के लिए आपको इतना प्रिसाइज होने की जरूरत नहीं है। आप अगर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का एग्जाम पास करके क्वालिफाई करके इंटरव्यू में बैठ रहे हो और अगर आपसे वो खरीफ सीजन की पूछ रहे हैं, अगर आप उसको ही नहीं बता पाए तो दिक्कत हो जाए, क्योंकि एज एन एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एग्रीकल्चर आपका मेजर सेक्टर है, तो उसके बारे में आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए और वो आपकी मेंस की प्रिपरेशन में कवर हो जाती है। बिल्कुल। और इंटरव्यू में आपकी वो कम्युनिकेशन स्किल्स, आप कैसे बैठ रहे हैं, कैसे बर्ताव कर रहे हैं, और एज अ आप मैनेजरल एक्टिविटी में जा रहे हैं तो लोग आपसे आएंगे, मिलेंगे, उनसे आप कैसे इंटरेक्ट करेंगे कि आप उनसे बात करने के लायक है भी या नहीं। बिल्कुल। वो मेन चीज़ यही देखें। अब कई बच्चों के लिए ये एक कंफ्यूजन बना रहता है कि यार वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए एग्जाम की तैयारी करें या बैंकिंग के लिए तैयारी करें। देखो मेरे पास तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। जी आज आपने क्वालिफाई कर लिया, जी हो सकता है कि आपकी तरफ से कभी कोई इस प्रकार का क्वेश्चन, ये नहीं तो कोई और प्रकार का क्वेश्चन आया होगा, जी सर। तो बच्चों के ये कंफ्यूजन होता है। और ये मतलब फैक्ट है कि दोनों तैयारी कॉन्ट्रोवर्सल है। जी 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 स्टेट का एग्जाम का अपना पैटर्न है जी और बैंकिंग का अपना पैटर्न है। सेंट्रल वाले लगभग बैंकिंग को मैच करते हैं, इसमें जी। तो कोई डाउट नहीं। जी तो बच्चे ये चाहते हैं कि हम किसको सिलेक्ट करें, मतलब ये बड़ा कंफ्यूजन होता है। जी आपको क्या लगता है इस पे बच्चे को क्या सोचना चाहिए? भाई टीचर क्या बोलेगा? टीचर तो ये बोलेगा जिसमें इंटरेस्ट है उसमें जाओ। जी भाई रास्ता बता दिए, ये जीके है जी और इधर क्या है आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश है। एग्रीकल्चर सेम है, एग्रीकल्चर का भी नहीं बदलता है, पैटर्न बदलता है क्वेश्चनों का। जी जी बैंकिंग का थोड़ा अलग तरह का पैटर्न है और स्टेट एग्जाम है उनका अलग तरह का पैटर्न है। लेकिन आपने क्या है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से पढ़ा है, अच्छे से ढंग से पढ़ा है, पैटर्न कोई सा भी है कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, जी। तो एग्रीकल्चर तो कोई फार डिफरेंस नहीं रखेगा। लेकिन यहाँ पे चैलेंज, उधर तो जीके आ गया और इधर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश आ गया, तो बच्चों को क्या सोचना चाहिए? सर हर एक, जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर हम सेंट्रल पोस्ट की बात करें तो सेंट्रल एग्ज़ाम कोई भी है, चाहे बैंकिंग एग्ज़ाम है, बैंकिंग का ही एग्जांपल लेते हैं, हर साल फिक्स डेट पे फिक्स कैलेंडर आता है, फिक्स एग्ज़ाम्स होते हैं और फिक्स पर्टिकुलर डेट पे उनके रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो हमारे अगर पेरेंट्स भी पूछें हमसे कि इसके रिजल्ट कब आएगा, तो हम इजीली बता सकते हैं। और सब्जेक्ट्स लगभग सेंट्रल एग्ज़ाम के सेम रहते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स एंड जनरल अवेयरनेस, जो हमें कवर करना होता है। किसी में बस ये है कि आपको ज़्यादा डेप्थ में जाना होता है और किसी में हल्का सा ऊपर से भी काम चल जाता है। स्टेट पीसीएस में रिटन एग्ज़ाम और लैक ऑफ एबिलिटी हो गया एग्ज़ाम, क्योंकि हम इजीली देखते हैं, हमारे हरियाणा की बात करें, हमारे लेक्चरर की अगर पोस्ट की बात करें तो 4-5 साल लग जाते हैं बिल्कुल। एग्ज़ाम होते होते, सिलेक्शन होते होते, और 4-5 साल में उसकी एज का क्राइटेरिया ही काफ़ी चेंज हो जाता है। कि बजाय उसको टाइम देने से आप सेंटर के एग्ज़ाम को फाइट कीजिए। भाई रेगुलर एग्जाम है जी जी आपके, जी सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आकाशदीप, अब लास्ट में अपने जान लेते हैं ऑनलाइन एग्रीकल्चर के लिए क्या एक्सपीरियंस रहा आपका हमारे से जुड़ के। देखो पढ़ाई अपनी जगह है, हमेशा आकाशदीप ही नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हम ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं या ज़्यादा मतलब दिखावा नहीं करते हैं या बढ़ा चढ़ा के आंकड़े नहीं बोलते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अब जो सिलेक्ट स्टूडेंट है उन्हीं से बात करें। भाई आपका पढ़ाई के लिए क्या एक्सपीरियंस रहा, और पर्सनली रिलेशनशिप भी अगर अपने देखा जाए यहाँ पे कोचिंग के साथ, कोचिंग के मेंबर्स के साथ, तो पर्सनल भी इनको किस तरह से यहाँ पे ट्रीट किया गया है, तो वो एक्चुअल जो आपका एक्सपीरियंस रहा है वो 2 मिनट के लिए बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। सर ऑनलाइन एग्रीकल्चर जो हम नाम से काफ़ी फेमिलियर है, यूट्यूब पे चैनल बी आर दाल ऑनलाइन एग्रीकल्चर, और यहाँ कोचिंग का नाम है जॉबनेट क्लासेस। तो कोचिंग बहुत परफेक्ट है, वेल एंड डिसिप्लिन। हर एक जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं इजीली क्लियर करवाए जाते हैं, जो हमारे सामने ही बैठे हैं आपके आपके सबके फेवरेट है। इन्हीं टीचर से, और जो इनके साथ जितना भी फैकल्टी मेंबर है, सभी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। या अगर आपको फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होती है ना, वही होता है ना कि अगर अपने घर की बिल्डिंग की अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो ऊपर जितने मर्जी आप स्टोरी मल्टी स्टोरी बना दें, कोई दिक्कत नहीं आती। एक बार फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो गई, आगे दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज मेरे को ये लगा कि हर एक चीज़ का एक सिस्टमेटिक मैनर में चल रहा था। कि अगर मेरे दिन में 3 घंटे या 4 घंटे की ऑनलाइन मेंस की क्लास है, तो मैं इनसे बात करके, जैसे मेरे लिए फेवरेबल टाइम है, अगर मॉर्निंग का फेवरेबल है, किसी के लिए इवनिंग का फेवरेबल होता है, तो वो एडजस्ट करवा सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज। सेकंड थिंग, रेगुलर क्लासेस हैं, सैटरडे तक मॉक टेस्ट भी जाते हैं। संडे को सर वैसे तो यूट्यूब पे क्लास होती है रेगुलरली, वो भी हमारे लिए एक मॉक टेस्ट ही है, रेगुलर एक मॉक टेस्ट लगता है हमारा रात को। तो रात को हम टेस्ट दे के ही सोते हैं।
तो बच्चा बिल्कुल एकदम से लगा रहता है कि हाँ, हम उसके माइंड पे एक हल्का सा प्रेशर भी रहता है कि हल्का सा एक सटल सा कि उसको रेगुलरली कुछ ना कुछ अपने आप को अपग्रेड करते रहना है। सेकंड थिंग, टेस्ट अगर आप रेगुलरली देते रहते हो, आपको प्रिपरेशन का चेक होता रहता है। अगर आप बिल्कुल, टेस्ट बहुत जरूरी, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जी सर, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बहुत वेल नोन सेइंग है। और हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस। ये दोनों अगर कंबाइन करोगे और तीसरा कंसिस्टेंट रहोगे तो कोई भी Selection एग्जाम है आराम से क्लियर आराम कर से पाओ। होगा, चाहे वो यूपीएससी ही रहे, बिल्कुल बिल्कुल इजीली क्रैक हो सकता है। एंड सर, सबसे बढ़िया इंटरेक्शन, अभी आपके सामने बैठा हूँ मैं, अगर कुछ ऐसा होता भी, अजीब सा इंटरेक्शन भी होता, आपको पहले पता लग जाता, लेकिन बहुत बढ़िया नेचर है सर का और फैकल्टी मेंबर्स का कि इतना इजीली अच्छे से ट्रीट करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से, कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं घर से 100-125 किलोमीटर दूर आके यहाँ रह रहा हूँ। मेरे को बिल्कुल अपने घर जैसी ही फीलिंग आई यहाँ। तो आपसे मैं ये कहना चाहूँगा, चाहे आप ऑनलाइन ही जुड़े चाहे ऑफलाइन जुड़े, वैसे ऑफलाइन जुड़ना द बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपके मन में कोई भी अगर क्वेरी आ रही है तो आप मौके पे ही पूछ सकते हैं। भी ऑफलाइन से बढ़िया ऑप्शन तो कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता लेकिन सर। जब ऑफलाइन अपने नहीं कर सकते जी किन्हीं सर। कारण, तो ऑनलाइन एक। ऑनलाइन बेस्ट ऑप्शन है सर। चलो आकाशदीप, इसी तरह से अपने छोटे भाई बंधुओं को गाइड करते रहिएगा, जी सर। ताकि अगले ऐप हो ये जी भी हो। सर। जी सर, जरूर। ठीक है, लगातार इनकी सेवाएं लेते रहेंगे भाई, आप लोगों को बताते रहें, क्योंकि बैंकिंग के बारे में जाहिर सी बात है तैयारी की है और सिलेक्शन भी लिया है, तो बहुत अच्छा जानते हैं और आप लोगों की हमेशा मदद भी करते रहेंगे। ठीक है, ओके आकाशदीप, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, सभी को धन्यवाद भाई। थैंक यू सर। स्टूडेंट्स, ये थी आपकी आकाशदीप सिंह से मुलाकात। अब हम आपको बता दें कि आपका सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए लेकर आया है IBPS AFO के लिए नया बैच, जिसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों का प्रिपरेशन है वो करवाया जाएगा। और बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो 22 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यह बैच हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए बिल्कुल सेपरेट रहेगा, यानी जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी है उनके लिए शुद्ध हिंदी माध्यम में रहेगा, और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बैच है वो बाइलिंगुअल रहेगा। इसमें आपको प्री और मेंस की सिलेबस के अकॉर्डिंग लाइव क्लासेस दी जाएगी, जो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी सेव रहेगी, और जिसका सब्सक्रिप्शन आपके पास 1 ईयर का रहेगा। साथ ही साथ जो बुक्स है वो बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर भेजी जाएगी। इसके अलावा MCQ का महासंग्राम बैच है वो इसके साथ बिल्कुल फ्री मिलेगा, जहां से क्वेश्चन फंसते हैं। इस बार मेंस का एग्जाम होने के बाद किसी ने नहीं बोला कि हमारे इतने क्वेश्चन फंसे, सिर्फ अपने बोला। क्यों? क्योंकि MCQ महासंग्राम बैच का लेवल ही जबरदस्त है। इसके अलावा एप्लीकेशन पे PDF नोट्स रहेंगे, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है वो भी मिलेंगे, और इसके अलावा स्पेशल डाउट सेशन भी रहेंगे। और इस बैच में प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन है वो आपकी करवाई जाएगी। और इस बैच का जो चार्जेस है वो 10,000 रुपीज है। इस बैच को आप एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन, और ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो जुड़िए आज ही ऑनलाइन एग्रीकल्चर से, और 2026 के अंदर अपने AFO बनने का सपना साकार करें। थैंक यू।